वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 साइंस का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो स्टूडेंट्स, जो वृक्क या किडनी होती है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, तो इसका आंसर है सी उत्सर्जन। सेकंड, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, ए जल के वहन के लिए, बी भोजन का वहन करने के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन और डी ऑक्सीजन का वहन। तो स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान दें, ज से जल होता है, ज से जाइलम होता है, तो हमेशा जो पादपों में जल का वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर है जल का वहन। थर्ड क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपरोक्त सभी। स्टूडेंट्स, बचपन से हम ये चीज़ पढ़ते आए हैं कि पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो पायरुवेट विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ें देता है, तो यह क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। पित्ताशय से आने वाले पित्त लवण द्वारा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह क्रिया इमल्सीकरण की तरह होती है। इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। छोटी आंत से स्रावित आंत रस वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यह संपूर्ण प्रक्रम छोटी आंत में होता है। जो हम फैट्स खाते हैं या फैटी एसिड्स खाते हैं, जो भोजन में हम वसा खाते हैं, घी, चिकनाई खाते हैं, वह बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। तो पित्ताशय से आने वाले पित्त लवण द्वारा ये बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं, जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता आसानी से बढ़ जाती है। यह इमल्सीकरण की प्रक्रम के जैसा होता है और लाइपेज एंजाइम द्वारा इस वसा का पाचन होता है। यह सारी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मनुष्य के मुंह में लाला ग्रंथि स्थित होती है। यह लाला रस का स्त्रावण करती है। यह लाला रस या लार का स्त्रावण करती है। लार भोजन को चिकना एवं लसदार बनाने में सहायक होता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम प्रोटीन को एमाइलेज एंजाइम भोजन के स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। स्टूडेंट्स, कभी आपने ध्यान दिया हो, जब हम भोजन को बहुत अधिक चबाते हैं तो उसमें हल्का सा मीठापन आने लगता है। तो जो हम भोजन में स्टार्च खाते हैं वह लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम के द्वारा शुगर में परिवर्तित होने लगता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं? उपोत्पाद माने इसके बाद क्या उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है। यह पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। इस क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल वर्णक मुख्य घटक होते हैं। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में यह क्रिया संपन्न नहीं होती। ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन इस क्रिया के उपोत्पाद या बाय प्रोडक्ट हैं। ये इसका जो फार्मूला है वो इस प्रकार है, 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इस क्रिया के दौरान बनता है C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज, 6O2 अर्थात ऑक्सीजन और 6H2O बनता है। उपरोक्त क्रिया में निम्न घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जल के अणु H2 व O2 में अपघटित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया व कोशिका द्रव्य दोनों में होता है। अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल होते हैं। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद एथेनॉल तथा अन्य अम्ल होते हैं। वायवीय श्वसन में 38 ATP अणुओं का लाभ होता है।
अवायवीय श्वसन में 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। वायवीय श्वसन में जो अभिक्रिया है वो निम्नानुसार है। इसमें C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज 6O2 से क्रिया करके 6 CO2 बनाएगा, 6 अणु पानी के निकलेंगे और 38 ATP ऊर्जा मुक्त होगी। C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज ये एथेनॉल के 2 अणु बनाएगा, C2H5OH, और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएगा और 2 ATP अणु ऊर्जा मुक्त होगी। और जो वायवीय श्वसन है ये सभी उच्च श्रेणी के जीव जैसे मनुष्य, सभी जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, शेर आदि में होता है। और अवायवीय श्वसन निम्न श्रेणी के जीव जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित हैं? कूपिकाएं गुब्बारे के समान संरचनाएं होती हैं। यह फेफड़ों में स्थित होती हैं। इनकी दीवारों पर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। हर फेफड़े में 30 से 35 करोड़ तक कूपिकाएं होती हैं। कुल 70 करोड़ कूपिकाएं दोनों फेफड़ों में स्थित होती हैं। इनकी सतह को फैलाएं तो 800 वर्ग मीटर क्षेत्र को ये ढक सकती हैं। इतनी बृहद सतह के कारण कूपिकाएं अधिक दक्षता से गैसीय विनिमय करती हैं। अर्थात कूपिकाएं इतनी अधिक संख्या में होती हैं और ये बहुत अधिक क्षेत्र को ये कवर करती हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छे से गैसों का आदान प्रदान अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकती हैं। क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन हेतु ले जाता है। इसकी कमी से ऑक्सीजन के परिवहन में असुविधा होती है, जिससे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है, अर्थात कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा कोशिकाओं की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। हृदय में रक्त का प्रवाह, हृदय में अग्र एवं पृष्ठ भाग खुलता है जो विऑक्सीजनित रक्त को कोशिका के सभी भागों से हृदय में के दाएं आलिंद में लाता है, अर्थात जो विऑक्सीजनित रक्त होता है वो दाएं आलिंद में आता है। इसके बाद इसमें संकुचन प्रारंभ हो जाता है। यह रक्त दाएं निलय से में दाएं आलिंद द्वारा चला जाता है। एक आलिंद निलय छिद्र होता है जिसके द्वारा दाएं आलिंद से जो यह रक्त है वो दाएं निलय में जाता है। अब दाएं निलय में संकुचन प्रारंभ होता है और आलिंद निलय छिद्र बंद हो जाता है तथा विऑक्सीजनित रक्त पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेफड़ों को पंप कर दिया जाता है, जहां रक्त ऑक्सीजनित होता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाती है और शुद्ध होता है। फेफड़ों से पल्मोनरी शिरा द्वारा ऑक्सीकृत रक्त बाएं आलिंद में आता है, अर्थात जो शुद्ध रक्त है वो बाएं आलिंद में आता है। रक्त बाएं निलय से महाधमनी से होता हुआ जाता है। महाधमनी विभाजित एवं प्रतिविभाजित होती है तथा ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के रक्त एक साथ परिवहित होते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये हृदय का चित्र है। यहाँ पर महाधमनी है, जो फेफड़ों की ओर जाने वाली धमनियाँ हैं और फेफड़ों से आने वाली शिराएँ हैं, ये हैं। और बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आने पर इसमें एक दबाव उत्पन्न होता है जिससे इसमें संकुचन हो जाता है और ये रक्त दाएं निलय को जाता है। दाएं निलय से यह रक्त पल्मोनरी धमनी द्वारा ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है और जब ऑक्सीजनित हो जाता है फेफड़ों में रक्त तो वो पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद में एक दबाव उत्पन्न होता है जिसके कारण ये संकुचित होता है और बाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा यह बाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम ऊतक जल तथा खनिज लवणों का वहन करते हैं। फ्लोएम ऊतक भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं तथा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करते हैं। जाइलम ऊपरी मुखी परिवहन करता है। फ्लोएम अधोमुखी तथा ऊपरीमुखी दोनों दिशाओं में परिवहन करता है, अर्थात जाइलम जो होता है वो जड़ों से ऊपर की ओर जल को ले जाता है, इसलिए ये ऊपरीमुखी वहन करता है। और फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को ले जाता है, तो ये ऊपरीमुखी, अधोमुखी तथा आजू बाजू माने दाएं बाएं भी परिवहन करता है। जाइलम वाष्पन दाब, इसमें वाष्पन दाब कार्य करता है। फ्लोएम में परिवहन के लिए एटीपी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन, फेफड़ों या फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क के में वृक्काणु की रचना एवं क्रियाविधि की तुलना कीजिए। कूपिका की भित्ति गुब्बारे के समान संरचना वाली होती है। वृक्काणु या नेफ्रॉन की भित्ति पतली होती, कप की आकृति वाली होती है। कूपिका में रक्त वाहिकाओं का लंबा चौड़ा जाल होता है। वृक्काणु में रक्त केशिकाएं गुच्छे के रूप में स्थित होती हैं। कूपिकाएं सतही क्षेत्र बढ़ा देती हैं, जिससे CO2 का रक्त से वायु में तथा O2 का वायु से रक्त में विसरण हो जाता है आसानी से। और नेफ्रॉन भी सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। यह रक्त को छानने के लिए तथा निस्यंद से लाभप्रद पदार्थों और जल के पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है। कूपिकाएं केवल फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। वृक्काणु के नलिकाकार हिस्से यूरिन के संग्राहक वाहिनी तक ले जाते हैं तथा वहां का क्षेत्रफल भी ये बढ़ा देते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन बनता है जो पुस्तक में नहीं दिया है। यह है धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी, इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक या लचीली होती हैं। शिरा, इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। धमनी की ल्यूमेन संकीर्ण होती है, अर्थात इसकी गुहिका सक्रिय होती है। शिरा की ल्यूमेन चौड़ी होती है, अर्थात इसकी गुहिका चौड़ी होती है। धमनी हृदय से रक्त लेकर उसका पूरे शरीर में संवहन करती है, अर्थात ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शिरा संपूर्ण शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है, अर्थात ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराएं भी ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, अर्थात वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, अर्थात इनमें वॉल्व पाए जाते हैं ताकि रक्त दूसरी दिशा में संवहित ना हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।